ये जो चीज़ें इस तरीके के सवाल जेईई मेंस के फेवरेट्स हैं, तो इनको ढंग से पढ़ के जाना। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स के वेटेज और रिसोर्सेज वगैरह बताने के बाद मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास लेके जेई मींस केमिस्ट्री का पेपर लीक करने। ठीक है, और पेपर लीक क्या मतलब, तुम्हें केमिस्ट्री में क्या है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है, और उसको ढंग से पढ़ना है ना, तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो तो मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ आज, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और कौन कौन से बढ़िया रिसोर्सेज हैं जिससे तुम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पे अपनी कमांड बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो वेटेज, क्योंकि अब इनऑर्गेनिक का मेजॉरिटी जो सिलेबस है वो कट गया है काफ़ी, और फिजिकल जो है तुम्हारी मेनली न्यूमेरिक में आ रही है, तो इससे ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ऑर्गेनिक तो तुम समझ लो कि 40% ऑर्गेनिक आ रही है पेपर में, और 30% तुम्हारा लगभग बराबर इनऑर्गेनिक और फिजिकल आ रहा है। फिजिकल तुम्हारा न्यूमेरिक में पूछा जा रहा है मेजरली, तो इसको ध्यान रखना। अगली चीज़ पे बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स इसलिए क्योंकि यार केमिस्ट्री में देखो हर चैप्टर कभी भी पूरा पूरा नहीं आता, इतने सारे चैप्टर हैं और पेपर तो अल्टीमेटली उनको 100 नंबर का ही बनाना है। तो हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो एनटीए के फेवरेट है, कुछ एक पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन है जो एनटीए के फेवरेट है, जो वो पूछता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक के साथ। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले देखो केमिकल बॉन्डिंग में से तुम्हें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन से तुमसे पूछ लेगा कि भाई साहब शेप बता दो, उसके बाद तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे देगा, नहीं तो तुम्हें एलिमेंट दे देगा और बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तुम्हें 6-7 एलिमेंट्स की लिस्ट दे देगा और बोलेगा इसमें sp3d वाले कितने हाइब्रिडाइजेशन के एलिमेंट्स हैं। तो ये सब सवाल बहुत फेवरेट होता है। और केमिकल बॉन्डिंग की तुम्हें जब एनालिसिस किया था ना, उसमें तुम्हें बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग की वेटेज जनवरी अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा थी, तो उसको ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अगला आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल यहाँ लिखा है, इसके सब टॉपिक्स इसलिए नहीं दिए है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुम्हें दूसरे चैप्टर्स में काम आ रही होती है। तो जैसे यहाँ से तुम सीखोगे आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एंथैल्पी वगैरह, तो वो तुम्हें काम आ रहा होगा डीएनएफ ब्लॉक में। अब डीएनएफ ब्लॉक में आ जाते हैं तो साइज का ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा आर एच, आयनाइजेशन एनर्जी आई ई, और अलॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप इनका ट्रेंड, और K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रिपरेशन और रिएक्शंस बहुत ज़्यादा जरूरी है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो होता नहीं है, बट एक आध जगह एक आध कुछ इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ लेना। और मैं तुम्हें बताऊं ये जेईई मेन जिससे कैसे सवाल पूछता है वो क्या करेगा, तुम्हें ना जो एनसीईआरटी में इसके प्रिपरेशन की 3 इक्वेशंस दिए, दोनों की 3 या 4, कैसे ही Fe2Cr2O4 FeCrO4 वहाँ से Fe2Cr2O7 उस सबसे बनता है, K2Cr2O7 की बात कर रहा हूँ। तो वो इक्वेशन में तुम्हें क्या करता है जेईई मेंस, इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन देने के बाद तुम्हें सीधा फिल इन द ब्लैंक में दे देगा एक एलिमेंट गायब करके कि ये एलिमेंट बताओ। तो इसलिए वो इक्वेशंस तुम्हें बाय हार्ट रटी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में तुम मैच करने नहीं बैठोगे या निकालने नहीं बैठोगे, राइट। और कई बार वो बैलेंसिंग नंबर पूछ लेता है कि अच्छा ये बन रहा है तो इसके कितने एलिमेंट्स, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें ये इक्वेशन अगर बाय हार्ट याद है तो पेपर में तुम्हारा टाइम बहुत बचा लेंगी। आज बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर, वहाँ से शेप निकालना हाइब्रिडाइजेशन से, और आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सारे थोड़े हैवी वेट टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ तक हो गया अपना इनऑर्गेनिक सॉर्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अपन फिजिकल की। फिजिकल में तुम्हारा देखो मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स, जिसको तुम लोग स्टोइशियोमेट्री कहते हो। तो स्टोइशियोमेट्री से यार पूरी फिजिकल तुम्हारी स्टोइशियोमेट्री पे बेस्ड है, तो स्टोइशियोमेट्री पे तुम्हारी पकड़ होना बहुत जरूरी है। बाकी लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह जो है वो। नॉर्मेलिटी कई बार बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या करो, पुरानी जो अलग पांडे सर हैं फिजिक्स वाला, उनकी पुरानी वीडियोस जिससे उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा ना, वहां से नॉर्मेलिटी पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशंस नॉर्मेलिटी के साथ KMnO4 Na2S2O3 की रिएक्शंस, ये तुम्हारा रिडॉक्स का हिस्सा रहता है, तो इसको पढ़ लेना। और रिडॉक्स की देखो, रिडॉक्स का एज सच सीधा सवाल नहीं आता कभी पेपर में, लेकिन रिडॉक्स में वो क्या करता है ना, तुमसे इनऑर्गेनिक वगैरह में सवाल पूछ लेता है रिडॉक्स के। जैसे पीछे KMnO4 वगैरह में रिडॉक्स का बहुत यूज है, पीओसी में रिडॉक्स का बहुत यूज है, तो रिडॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाओ तो बोहर एटॉमिक मॉडल से दबा के सवाल आता है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और क्वांटम नंबर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, बता देगा, बोलेगा बताओ भाई साहब इसका मैग्नेटिक नंबर बता दो, नहीं तो इसकी स्पिन क्या होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये सब चीजें पेपर में पूछ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की काफी अच्छी वेटेज थी इस बार जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है। बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट में तो भाई जेड का बोलबाला रहता है, Z = PV/RT, जो तुम्हारी इक्वेशन है, इससे दबा के सवाल आते हैं। रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ जेड फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी और जेड फैक्टर, ठीक है। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम KEQ, इसके सवाल आते हैं। इसका वेरिएशन कैसे होगा, अगर दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, वगैरह वगैरह जो ऑपरेशंस है। ली शार्टलर प्रिंसिपल, अगर तुम्हें फिजिकल पूछेगा थ्योरी में, तो बहुत अच्छा चांस है कि तुम्हें ली शार्टलर प्रिंसिपल से सवाल आएगा, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो मैंने अपने टाइम पे गलती क्या करी थी, मैं पीएच कैलकुलेशन ढंग से नहीं पढ़ के गया था, और पीएच कैलकुलेशन से ना सवाल आते हैं, तो मैं बहुत फेवरेट टॉपिक है ये एनटीए का। तो पीएच कैलकुलेशन को अपने साथ ढंग से करके जाना, मेरी तरह पेपर में रिग्रेट ना करना पड़े तुम्हें, ठीक है। आ जाओ आगे सरफेस केमिस्ट्री, सॉरी
सरफेस केमिस्ट्री इसमें से कोलॉइड्स, एड्सॉर्प्शन की इक्वेशन हो गई तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन और जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का इन सब चीज़ों पे। सरफेस केमिस्ट्री में तुम्हें बताऊं, जनरली होता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये होता है कि एक क्वेश्चन भी नहीं आता पेपर में। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, अच्छा यहाँ थोड़ी उसकी गड़बड़ हो गई है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, आगे सॉरी ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, खैर। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एजोथर्मल, एडियाबैटिक और तुम्हारा हेस लॉ। अब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में ना रूलिंग यही कर रहे होते हैं कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेसेस वगैरह और तुम्हें इससे इक्वेशन निकालनी होती है, लेकिन जो मेजर इससे सवाल आता है ना तुम्हें वो कि इक्वेशंस दे देगा और फिर तुमसे फाइनल एंथैल्पी पूछ लेगा रिएक्शंस की। तो तुम्हें बता दिया ए टू बी इतनी डेल्टा आर एच है, बी टू सी इतनी डेल्टा आर एच है, अब बता दो कि ए टू सी कितनी डेल्टा आर एच होगी। तो इस तरीके के सवाल, ये तो बहुत ईजी बता रहा हूँ मैं, बट ऐसे तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स मैच करने हैं, बैलेंसिंग वगैरह मैच करने के बाद तुम्हें एनर्जी वगैरह निकालने के सवाल जो हेस लॉ के अंदर है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं तो यूनिट सेल, डेंसिटी, डिफेक्ट्स, एज और रेडियस के बीच का रिलेशन। अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तो नर्व्स इक्वेशन से दबा के सवाल पूछता है, सीधा न्यूमेरिकल आधा होता है नर्व्स इक्वेशन से तुम्हारा, बाकी अगर वो नहीं तो फैराडे के लॉज दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कहूँगा एक बार तुम इसकी थ्योरी पढ़ लो एनसीईआरटी से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थ्योरी का सवाल आ जाता है कई बार फिजिकल में और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, राइट। तो थ्योरी इसकी एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लो। अब बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ की कैलकुलेशन फॉर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूछ लेता है दबा के, और तुम्हारी आर्हेनियस इक्वेशन से अच्छे खासे खूब सारे सवाल आ रहे हैं। तो भैया इसको ढंग से पढ़ के जाना, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना फिजिकल सॉर्ट। अब अपन आ जाते हैं सबसे हैवी वेट सेगमेंट पे। तुम्हारा सबसे हैवी वेट सेगमेंट है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में देखो शुरू करेंगे अपन जीओसी से। तो जीओसी से एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर से दबा के सवाल पूछे जाते हैं और ये तुम्हारा बेस्ड होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल पे। एसिडिक ऑर्डर निकालना तो कार्बोकेटायन जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे जल्दी एसिडिक होगा क्योंकि हाइड्रोजन इजीली यूज होगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, रेजोनेंस। रेजोनेंस को भी ढंग से पढ़ के जाना। रेजोनेंस एज अ टॉपिक तो नहीं है, अलग एक इफेक्ट है, बट जो तीनों इफेक्ट्स और रेजोनेंस इनके इंटरप्ले से ही तुम लोग ये स्टेबिलिटी वगैरह डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइसोमेरिज्म मैंने अलग से नहीं लिखा है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है यार पेपर में, इसमें अलग से कोई सब टॉपिक तो नहीं ढूंढ पाया तुम्हारे लिए, बट हाँ ये चीज़ है कि अगर तुम्हें जीओसी आइसोमेरिज्म ढंग से पढ़ना है ना और इसके सवाल देखने की कैसे आते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के तुम्हें प्रोडक्ट्स दे देगा और बोलेगा कि अच्छा भाई बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया, उसके 4 प्रोडक्ट है, तुम्हें पता है इस तरीके का प्रोडक्ट बनना चाहिए कि तुम्हें लग रहा है जैसे अब एक एल्कीन बनेगा, लेकिन एल्कीन बनने के बाद वो तुमसे पूछ लेगा कि इसका कौन सा आइसोमर बनेगा, तो वो तुम्हें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो रिएजेंट था प्रोडक्ट रिएक्शन में वो तुम्हारा सिन करवाता है एडिशन की, एंटा एडिशन करवाता है कि किस तरीके का एलिमिनेशन होता है, E1 E2 SN2 होता है कि नहीं होता, और वहां से फिर तुम्हें वो चेक करना पड़ेगा कि उसका कौन सा आइसोमर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लिया हुआ था, तो वहां से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से तुम्हें गणित लगानी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइसोमेरिज्म के। जैसे मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, अगर एक्सक्यूज मी, हाँ अगर मैं तुम्हें एक मिसाल दूं तो जैसे कार रूल होता था हमारे टाइम पे कि अगर सिस प्रोडक्ट है और एंटा एडिशन हो रहा है तो तुम्हारा रेशमिक मिक्सचर बनेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें, इस तरीके के सवाल जेईई मेंस के फेवरेट्स हैं, तो इनको ढंग से पढ़ के जाना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, तो वुड्स रिएक्शन हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ HBr, ये स्मॉल आर होगा, ब्रोमिनेशन, SN1 SN2, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स है ये, इनमें क्या इफेक्ट होता है, कैसे इनके आइसोमेरिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है वो, और नेम रिएक्शन सारे, ठीक है। अब सारे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं 12th के, उनके बारे में मैं तुम्हें जनरल गाइडलाइंस दूंगा एक साथ मिला के। हेलो एल्किन से एरीन से लेके अमीन, जिसमें तुम्हारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कवर ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। कोल बेस हो गया तुम्हारा, एल्डोल हो गया, कैनिजारो, रीमरटीमन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ये 2 बार लिखा है सॉरी, कार्बाइलमीन और हिंसबर्ग टेस्ट, सारे जो नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं विद मैकेनिज्म। देखो यहाँ जो भी लिखे हैं ना रिएक्शंस, इनको तुम्हें विद मैकेनिज्म पढ़ना है, क्योंकि जेईई मेंस क्या करता है तुम्हें मैकेनिज्म के बीच से सवाल पूछ लेता है, इसलिए तुम्हें ये रिएक्शंस विद मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, ताकि मैकेनिज्म अगर 4 स्टेप का मैकेनिज्म और तुम्हें 3rd स्टेप से सवाल पूछ रहा है तो वो भी तुम्हें आता हो। इसके अलावा भी कुछ नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थायरामाइड हो गया, हेल्वोलान जेनिस्की रिएक्शन हो गया, HBC रिएक्शन जैसे तुम लोग कहते हो, तो उस सबके तुम्हें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और कंडीशंस वगैरह याद होनी चाहिए। बट इन सबके कोलबेस, एल्डोल, कैनिजारो, रीमरटीमन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, कार्बाइलमीन और हिंसबर्ग टेस्ट, इन सबको तुम्हें विथ मैकेनिज्म याद करना है, ठीक है। नेम रिएक्शन डिफाइन, गिव देम इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस एज ऑर्गेनिक वेटेज इज हाई, तो सार किसी भी नेम रिएक्शन को छोड़ना नहीं है। अब आ जाओ स्टडी दीज विद आइसोमेरिज्म, जैसा मैंने तुम्हें पिछले पेज पे बताया कि आइसोमेरिज्म के साथ घुसा के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछता है, एनटीए का बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है, उसमें बहुत मजा आता है करने में, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात कर ले तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में यार विटामिन इंपॉर्टेंट है, डीएनए वाला सेगमेंट, डीएनए आरएनए वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड से सवाल आ जाता है और प्रोटीन से सवाल आ जाता है, तो दोनों साथ में ही है। बट मैं तुम्हें बताऊँ बायोमोलिक्यूल्स ना एक थोड़ी टैकी सा चैप्टर है, इसमें कुछ कह नहीं सकते डेफिनेटली कि किससे सवाल आएगा किससे नहीं आएगा। तो इसके लिए तुम्हारा क्या कर सकते हो, इसकी ना 2 बार रीडिंग लगा लो। इसकी रीडिंग लगाने से, क्योंकि एक बार क्या है रीडिंग लगाने में 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, तो 2 घंटे इस चैप्टर को दे दोगे यार तुम्हारे 4-8 नंबर निकल आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC की बात कर लेते हैं, तो देखो मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे बोर्ड्स का प्रैक्टिकल जो था केमिस्ट्री का वो बहुत अच्छे से आता था मुझे, तो वहीं से तुम्हारे सीधे उठ के इसमें सवाल बन रहे होते हैं POC में। तो जिनके पास नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं, एक बार बोर्ड्स प्रैक्टिकल का सिलेबस पढ़ लोगे भाई तो बहुत अच्छा रहेगा, और NCERT की इसके बाद एक रीडिंग लगा लो, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं तुम्हारे मेजर रिसोर्सेज की, जो सबसे बढ़िया रिसोर्सेज है। स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक, अगर तुम्हें बढ़िया इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है, पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। एनसीईआरटी रीड करने के बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद जेई मेंस के पीवाईक्यू लगा लो। और अगर इसमें कोई चैप्टर तुम कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो तो रोहित अग्रवाल ओम पांडे सर हैं जेई वाला पे, ओम पांडे, मैंने उनसे पढ़ा था अपने टाइम पे और मुझे बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक उन्होंने विद लॉजिक समझा दी थी। तो ओम पांडे सर से तुम पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओसी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले मैं तो बार बार कहता हूँ, कन्वर्जन टाइप वाले सवाल जो होते हैं वो, और जो मल्टीपल रिएजेंट वाले सवाल होते हैं वो, कि ए में ये डाला तो बी बना, फिनॉल बना, फिर फिनॉल में ये डाला तो बी बना, बी में ये डाला तो सी बना, सी में ये डाला तो डी बना। इससे तुम्हारे ऐसे एक एक सवाल से तुम्हारा पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो इन सवालों को बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तुम्हारी बात कर लेते हैं रिसोर्स की, तो रोहित अग्रवाल सर है। रोहित अग्रवाल सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो, तुमसे चाहो तो पढ़ सकते हो। तुम्हारे कोई और फेवरेट टीचर हो जिससे समझ आता है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, और एक चीज़ इसमें जेई एडवांस के ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पीवाईक्यू लगा ले जाओ यार। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज ना बहुत बढ़िया होते हैं, सिलेबस तो सेम ही है। कई बार जेई एडवांस थोड़ा बहुत हायर लेवल पूछ लेता है मेंस के हिसाब से, बट वैसे जेई एडवांस क्या करता है ना, एक एक क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट ठूस देता है कि वो तुम्हें मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर तुम जेई एडवांस का एक एक सवाल बना ले जाओगे, तुम्हारा एक या दो तीन चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो रहे होते हैं। तो इसलिए जेई एडवांस के पीवाईक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना सकते हो, वो भी एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है। बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सबसे तुम्हें इलेक्ट्रोकेम बताया, उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। गैशियस स्टेट, ये दो चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और गैशियस स्टेट, इन दोनों को तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। और दूसरा, अगर तुम्हें रिसोर्स चाहिए तो फैजल रजाक सर है जेई वाला पे, फिर से मैंने उन्हीं से पढ़ा था, तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये उनसे पढ़ सकते हो। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की जितनी बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए हैं सारे बना ले जाओ फिजिकल के। मैंने सीधे सीधे सवाल उठ के आते हुए देखे हैं फिजिकल में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही वो पूछी जाती है और इसमें न्यूमेरिकल ही दिए होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें न्यूमेरिकल बैक एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया यार सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का लोका चिट्ठा। और भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट कर दिया करो, हम फटाफट कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारा रिप्लाई दे ही दें। और उम्मीद करता हूँ तुम्हें मदद हुई होगी इससे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।